ओके एवरीवन, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 5 शुरू करेंगे। तो हमने अब तक देखा कि एंग्लो फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट हुआ कार्नेटिक में, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि ब्रिटिश फ्रेंच को हरा देंगे। तीनों जो कार्नेटिक वॉर्स हैं उनका फाइनल रिज़ल्ट ये होगा, है ना। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर जो है मेजर यूरोपियन पावर बन जाएंगे इंडिया में उस समय के। तो फिर उन्होंने आपस में ट्रीटी की, है ना, इंग्लिश और फ्रेंच ने, कि अब हम लड़ेंगे नहीं। पर सिचुएशन तो बदलती है ना। सिचुएशन बदलती है, हालात बदलते हैं। और सिचुएशन क्यों बदली? क्योंकि जो ब्रिटिश और फ्रेंच के एम्बिशंस थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था कई जगहों पर इंडिया के अंदर, है ना। तो बाय 1754 क्या होता है, सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड हो जाती है बाय 1754। तो ब्रिटिशर्स जो हैं अभी भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि इनके अंडर अभी तक कोई इंडियन स्टेट नहीं है, तो इसलिए अभी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं ये। पर हाँ, इकोनॉमिकली ये हैं पावरफुल फ्रंट पर ब्रिटिशर्स इस समय। फ्रेंच के मुकाबले तो डेफिनेटली हैं ही इकोनॉमिकली पावरफुल। तो कहानी आगे बढ़ेगी और 2 सालों बाद तीसरी कार्नेटिक वॉर शुरू होगी। दोनों जो ब्रिटिश और फ्रेंच हैं वो इंडिया में आए थे कॉलोनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ। कॉलोनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यानी कि मेनली उनको ट्रेड करना था और अपने आप को भारत में एस्टेब्लिश करना था। तो पौंडीचेरी की ट्रीटी में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने डिसाइड किया, किस में डिसाइड किया, पौंडीचेरी की ट्रीटी में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पीस मेंटेन करेंगे और स्टेटस को मेंटेन करेंगे इंडिया में। पर ये चीज़ टेम्परेरी थी, क्योंकि ब्रिटेन की हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है, और वो स्ट्रेटजी ये रही है, वॉर की, फिर ट्रीटी की, फिर वॉर की, फिर ट्रीटी की। ये लोग ऐसा करते रहते हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स की हमेशा से ट्रीटी पॉलिसी रही है या स्ट्रेटजी कहें हम, वॉर की, फिर उसके बाद ट्रीटी कर देते हैं, फिर से वॉर करते हैं, फिर से ट्रीटी करते हैं, ठीक है। तो पहली जो कार्नेटिक वॉर थी, ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड था स्टोरी ऑफ ऑस्ट्रिया में, है ना, जो हमने ऑस्ट्रिया की कहानी देखी, ठीक है। और सेकंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड क्या था? सेकंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड था इंटरनल जियोपॉलिटिक्स, जो ड्यूप्ले ने की थी, ठीक है। इंटरनल जियोपॉलिटिक्स बाय ड्यूप्ले। तो ओके। और जो तीसरी कार्नेटिक वॉर होगी या हुई, मतलब उसका बैकग्राउंड हमें अमेरिका में मिलता है ना। कहाँ मिलता है? थर्ड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड अमेरिका में। फ्रांस क्या था? फ्रांस एक मोनार्की था। तो मोनार्की का एम्बिशन जनरली ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करे और अपने आप को ग्लोरीफाई करे, ठीक है। तो इंडिया में तो कर नहीं पाया फ्रांस का राजा, तो उसने सोचा अब मैं नॉर्थ अमेरिका में करूँगा, ठीक है। तो पहली कार्नेटिक वॉर के बाद फ्रांस को एक कॉलोनी मिली थी कनाडा में, क्यूबेक नाम की। हमने डिस्कस की है ये चीज़ ऑलरेडी। क्यूबेक नाम की कॉलोनी मिली थी कनाडा के अंदर। किसके बदले मिली थी? मद्रास को एक्सचेंज करने के बदले इन्हें ये कॉलोनी मिली थी नॉर्थ अमेरिका में। तो बाय 1750s क्या होता है? बाय 1750s इंग्लैंड जो है वो, आज की अमेरिका में इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनाइजेशन कर ली थी, ठीक है। तो जो फ्रांस का राजा था उसको लगा कि मैं इंडिया में तो इम्पेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं अब अमेरिका में करूँगा। तो 1750 के बाद फ्रेंच कॉलोनीज़ अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो कि क्यूबेक से एक्सपेंड हुई थोड़ी बहुत, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज़ अमेरिका के अंदर। तो वहाँ से फ्रेंच लोग अटैक करेंगे अमेरिका की तरफ, ओके। क्योंकि अमेरिका जो है वो अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी है। तो अमेरिका के अंदर
इस समय लगभग टोटल 13 कॉलोनीज थी, उन सब में फड़फड़ाहट मच गई कि अगर वो इस टाइम ब्रिटेन के सामने बगावत कर देंगे तो फ्रांस क्यूबेक से अमेरिका के ऊपर अटैक कर देगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, ठीक है, एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। एक तरफ ब्रिटेन है ना, एक तरफ फ्रांस और एक तरफ अमेरिका। तो अमेरिकन्स जो कि अब तक सबटली, ठीक है, यानी एक तरह से कोशिश कर रहे थे वो अमेरिकन्स सबटली अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो ब्रिटिश से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे वो, ठीक है, अमेरिकन्स। पर अब जो है वो अमेरिकन्स को रियलाइज़ हो गया कि अगर हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिशर्स से लड़ना तो पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रांस हमारे ऊपर अटैक कर देगा क्यूबेक से, है ना। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी अगर हम अभी भी ब्रिटेन से लड़ते रहेंगे। तो फाइनल रिज़ल्ट ये होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वॉर शुरू हो जाएगी अमेरिका को कैप्चर करने के लिए। इसको हम बोलते हैं 7 ईयर्स वॉर, 7 ईयर्स वॉर। इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस पर। तो 1756 से अमेरिका में 7 ईयर्स वॉर शुरू हो गई। अमेरिकन्स को समझ आ गया था कि अब हमें ब्रिटेन की साइड लेनी होगी, क्योंकि अगर हम इस समय अपने कॉलोनियल मास्टर के अगेंस्ट लड़ेंगे तो फ्रांस आ जाएगा। तो एक तरफ पे ब्रिटिश प्लस अमेरिकन थे, ब्रिटिश प्लस अमेरिकन्स, और दूसरी तरफ पे जिससे फाइट हो रही थी वो था फ्रांस, और फ्रांस आपका क्यूबेक से अटैक कर रहा था, ठीक है। तो इस सिचुएशन का जो फ्लेयर अप है वो अब हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। शुरुआत में तो ब्रिटिश और फ्रेंच ऑफिशियल्स जो इंडिया में थे उन्होंने डिसाइड किया था हम नहीं लड़ेंगे आपस में, पर कुछ टाइम बाद जो है फ्रेंच ऑफिशियल्स फिर से एम्बिशियस हो जाएंगे। तो हमने देखा कि 1756 के बाद इनिशियल पीरियड में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच इंडिया के अंदर, जबकि वो ऑलरेडी अमेरिका में लड़ रहे हैं, पर इंडिया में इनिशियल पीरियड में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा फ्रेंच ऑफिशियल्स के एम्बिशंस बढ़ेंगे। तो एक फ्रेंच ऑफिशियल है जिसका नाम है लेली, वो भारत आएगा, ठीक है, लेली भारत आएगा। और ये भारत इस पर्सपेक्टिव के साथ आएगा कि मुझे फ्रेंच एम्पायर बिल्डिंग करनी है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। जब वो भारत में एंटर करेगा तो उसको समझ आएगा कि इंडिया में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो एंगल है ये कभी भी फ्रांस के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। और डेंजरस क्यों साबित हो सकता है, क्योंकि 1757 तक बाय 1757 ब्रिटिश ने प्लासी का युद्ध लड़कर ऑलरेडी बंगाल को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ब्रिटिशर्स कुछ टाइम में फ्रांस को भी भारत से बाहर फेंक दें, क्योंकि ब्रिटिशर्स बंगाल जीत चुके थे। तो लेली ने डिसाइड किया कि मुझे अब अटैक करना ही पड़ेगा, मुझे फ्रांस को पौंडीचेरी में हम लोगों को अपने आप को री एस्टेब्लिश करना होगा, और मुझे डुप्लेक की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है और ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर फेंकना है, ऐसा लेली ने सोचा। लेली ने देखा कि ब्रिटिशर्स का जो वीकेस्ट लिंक है इंडिया में वो है पौंडीचेरी के पास वाला सेंट डेविड। ये वही सेंट डेविड है जो इन्होंने मराठा से लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो लेली ने देखा इनका सबसे वीकेस्ट लिंक है सेंट डेविड, तो लेली ने सेंट डेविड पर अटैक किया और इसे जीत भी लिया, ठीक है, ही वॉन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने डिसाइड किया अब मैं मद्रास के ऊपर अटैक करूँगा। मद्रास जो कि सबसे पावरफुल ब्रिटिश फोर्ट था साउथ इंडिया में,
मद्रास वाले फोर्ट का नाम क्या था, अगर आपको याद होगा तो इसका नाम था सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेंट जॉर्ज। तो लेली ने डिसाइड किया कि ये अब यहाँ अटैक करेगा। तो लेली जो है एक एम्बिशन बिल्डर बंदा था। वो ये नहीं देखता था कि उसने ये नहीं देखा कि फ्रेंच आर्मी की इस समय कंडीशन क्या है, ना ही उसने ग्राउंड रियलिटीज़ पे ध्यान दिया। इसने कर दिया मद्रास के ऊपर अटैक, पर ये फिर वहाँ जीत नहीं पाया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशंस ऐसी होने लगी कि लेली के ऑफिशियल्स उसको एडवाइस देने लगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करो, या कुछ भी इस टाइप का। तो लेली का एटीट्यूड ऐसा था कि मैं फ्रांस से आया हूँ, तुम लोग मुझे सिखाओगे, चलो दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो लेली एक ऐसा पर्सन था जो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझता था, ना ही भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस को समझता था। तो इस बेसिस पर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये सेंट डेविड को भी लूज़ कर जाएगा, जो कि इसने जीता था, पर इसके हाथ से निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो लेली अब कंफ्यूजन में है कि अब वो सोच रहा है कि अब मैं आगे क्या करूं, ठीक है। उस समय पे हम देखेंगे कि लेली बस्सी को भी कांटेक्ट करेगा। ये वही बस्सी है जो कि हैदराबाद में पोस्टेड था, और हैदराबाद में अब तक इसने फ्रेंच इन्फ्लुएंस बनाए रखी थी। तो लेली बस्सी को बोलता है तुझे नहीं आता कि हैदराबाद को कैसे चलाना है, तू भी वापस आ जा। तो लेली बस्सी को रिकॉल कर देता है। तो लेली की रिपीटेड गलतियाँ, इसका एरोगेंस और इसका नो एवरीथिंग एटीट्यूड कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और इसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इन सब की वजह से हम देखेंगे कि ये काफ़ी सारे एरियाज़ हैदराबाद में भी हार जाएगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो हैं वो अपना काउंटर अटैक शुरू कर देंगे। तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था आयरी कूट। तो ये अपनी आर्मी खड़ी करेगा लेली के सामने, ठीक है। आयरी कूट अपनी आर्मी खड़ी करेगा लेली के सामने, और बाय 1760s आयरी कूट फ्रेंच को बहुत ज़्यादा कूटेगा, ठीक है। तो मॉडर्न डे तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है बंदवासी, ठीक है। बंदवासी है इस जगह का नाम। इसी को अंग्रेज़ों ने वॉन्डी वॉश लिखा है, ठीक है, वॉन्डी वॉश। तो इस सब में क्या होगा कि फ्रांस जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा। फ्रेंच जो है वो कोशिश करेंगे मैसूर की हेल्प लेने की, पर वो ले नहीं पाएंगे अफेक्टिवली, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इवेंचुअली हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से, एरोगेंस की वजह से, लैक ऑफ मैन पावर की वजह से, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी जो है फ्रांस हार जाएंगे। तीसरी कार्नेटिक वॉर फ्रांस हार जाएंगे, फ्रेंच लोग तीसरी कार्नेटिक वॉर में हार जाएंगे। तो इसमें कुछ ब्रिटिशर्स की तरफ से पॉजिटिव प्लानिंग को भी हम वो कंट्रीब्यूशन देंगे, सिर्फ फ्रेंच की नेगेटिव साइड्स को ही नहीं, पर ब्रिटेन ने अच्छी प्लानिंग भी की थी। तो सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि पौंडीचेरी को उनको सरेंडर करना पड़ेगा, फ्रेंच को पौंडीचेरी सरेंडर करना पड़ेगा। और तो और इसके साथ साथ जो माहे और करिकाल इनकी टेरिटरी थी वो भी सरेंडर करेंगे ये लोग, माहे एंड कराईकल, ठीक है, ये लोग इसको भी सरेंडर करेंगे कुछ पीरियड के लिए। तो तीसरी कार्नेटिक वॉर जो आपकी चली, फिर उसके बाद 1760s के बाद फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया में वो घट जाएगा। फ्रेंच अब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने देखा कि जो आपकी 7 इयर्स वॉर है अमेरिका में, वो आपकी चलेगी 1756 से 1763 तक। आपकी अमेरिका के अंदर 7 इयर्स वॉर चलेगी। तो लेली का पूरा नाम था काउंट डी लेली, ठीक है। इसको भारत भेजा जाता है ना। फिर उसके बाद ये सेंट डेविड कैप्चर करता है, ठीक है। मद्रास के ऊपर भी कोशिश करेगा पर जीत नहीं पाएगा। पर होगा क्या कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आर्मी इसकी साइड में उतना प्रॉपरली नहीं होगी,
लेली की साइड में, और साथ में ये मिसकैलकुलेटेड डिसीजंस भी लेगा, जिनमें से एक था बस्सी को वापस बुलाना। तो इस सब इंसिडेंट्स के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जीत जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब पॉजिटिव साइड पे है, और साथ में क्योंकि लेली ने बस्सी को वापस बुला लिया, तो अब इनका इन्फ्लुएंस हैदराबाद में भी ख़त्म हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब हैदराबाद भी पहुंच जाएगी और वहाँ पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देगी। इवेंचुअली हम देखेंगे कि 1760 में बैटल ऑफ वोंडीवॉश होगी। ओके, बैटल ऑफ वोंडीवॉश, वोंडीवॉश यानी कि जो बंदवासी जगह थी आपकी, जिसका नाम था बंदवासी। तो हैदर अली इनकी फ्रेंच की मदद करने की कोशिश करेगा, पर अफेक्टिव सेंस में वो कर नहीं पाएगा। इवेंचुअली हम देखेंगे कि फ्रेंच लोग सरेंडर करेंगे 1761 में, और इस सरेंडर के बाद फ्रेंच जो है इंडिया में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हार जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई करेंगे पौंडीचेरी को इसके बाद कुछ पीरियड के लिए। थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद कुछ पीरियड के लिए ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करेंगे कुछ पीरियड के लिए, पर फ्यूचर में वो एक बार और ऑक्यूपाई भी करेंगे। फ्यूचर में ये पीरियड आएगा आपका 1793 से लेकर के 1813 का पीरियड। यहाँ पे 20 साल के लिए वो दोबारा पौंडीचेरी को कैप्चर करेंगे, वो हम देखेंगे बाद में क्यों। तो होता ये है कि तीसरी कार्नेटिक वॉर में क्या बैटल ऑफ वोंडीवॉश होगी। ये एग्जैक्टली होती है आपकी बैटल ऑफ वोंडीवॉश जो है 1760 में होती है, 22 जनवरी को। 22 जनवरी को 1760 में वोंडीवॉश जो है आपकी बंदवासी, ये एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो जनरल आयर कूट है, ठीक है, जनरल आयर कूट ये लेली और बस्सी को हराएगा, ठीक है। लेली और बस्सी ने हैदर अली से मदद लेने की कोशिश की थी, पर अफेक्टिवली हैदर अली इनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद लेली और बस्सी दोनों को प्रिजनर्स बना दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेली और बस्सी दोनों को प्रिजनर्स बना दिया जाएगा। तो फ्रेंच जो है अपनी बहुत सारी पोजीशंस हारेंगे। पौंडीचेरी तो उनके हाथ से जाएगा ही, माहे भी जाएगा उनके हाथ से, जिंजे भी जाएगा उनके हाथ से, ठीक है। तो फोर्ट ऑफ पौंडीचेरी हमने देखा कि उसको सरेंडर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंच हार गए यहाँ पर भारत में, पर अमेरिका में अभी भी 7 ईयर्स वॉर कंटिन्यू चल रही थी, और ये आपकी चलेगी 1763 तक। अमेरिका के अंदर 7 ईयर्स वॉर कंटिन्यू रहेगी। फाइनली फ्रेंच वहाँ भी सरेंडर कर देंगे, और वहाँ पर भी ब्रिटिश और अमेरिकन्स जीत जाएंगे। तो इसके बाद होगी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। 7 ईयर्स के एंड के बाद होगी ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस विल रिजल्ट इन एंड ऑफ 7 ईयर्स वॉर। पौंडीचेरी, इस ट्रीटी के बाद पौंडीचेरी वापस दे दिया जाता है फ्रेंच को, पर फ्रेंच को बोला जाता है कि तुम्हें अब वहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं करनी है। लेली और बस्सी को भी रिलीज़ कर दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। तो होता ये है कि लेली को तो फिर बाद में फ्रांस में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटेड लेली। इसको बोला जाता है कि भाई तूने अपने साम्राज्य को डुबाया है, इसलिए तुझे एग्जीक्यूट करेंगे। इस वजह से लेली को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। पर एक और चीज़ हुई थी वॉन्डीवॉश से 1 साल पहले, और वो चीज़ ये हुई थी कि बैटल ऑफ बेदारा हुई थी, और इसमें ब्रिटिशर्स ने डच को हराया था। बैटल ऑफ बेदारा या बेदारा जो भी कहो, ये हुई थी आपकी 1759 में, वॉन्डीवॉश से 1 साल पहले। तो बेदारा में इन्होंने डच को हराया, और अब एक तरह से ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश कर दिया था कि ये सुप्रीम फोर्सेस हैं यहाँ पर। बंगाल में भी इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया था, यानी डच के ऊपर भी इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंच को भी अब मतलब थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद ये होगा। एक मैं रफ सा मैप बना देता हूँ यहाँ पे, जो फ्रेंच लोकेशंस थी, जैसे यहाँ पे आपका चंदनगर था, है ना,
चंद्रनगर, ठीक है। इधर आपका आंध्र प्रदेश में यानम है, ठीक है। उसके बाद आपका पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी। फिर उसके साउथ में कराईकाल भी है, और फिर इधर माहे भी है। तो अब हम देखेंगे कि फ्रेंच इन गिनी चुनी कॉलोनीज़ में ही होंगे, और ये सब कॉलोनीज़ जो हैं ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहेंगी अब 1954 तक, ठीक है। अंत में 1954 में फ्रेंच इनको छोड़ के चले जाएंगे, फ्रेंच इनको भारत को सौंप देंगे, क्योंकि 1954 में ये हुआ था कि इनकी वियतनाम में पिटाई हुई थी। तो अब इनको समझ आ गया था कि अगर इंडिया में भी ऐसा हो गया तो इतनी छोटी मोटी कॉलोनीज़ के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो हम मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्यूचर में भी बीच में एक पीरियड में 1793 से लेकर के 1813 का जो पीरियड है, 1793 से 1813 का जो पीरियड है, इस पीरियड में भी 20 सालों के लिए पौंडीचेरी को ब्रिटिश ऑक्यूपाई करेंगे दूसरी बार। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस इस समय क्राइसिस से गुजर रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आया था। नेपोलियन ने तो पूरे यूरोप में आग लगा के रखी थी। तो ताकि इस सब का अफेक्ट जो है भारत में फ्रेंच कॉलोनीज़ पर ना आए, इस वजह से पूरी जो ये पौंडीचेरी की कॉलोनी थी ये ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल के अंडर रख दी थी। अगेन हम देखेंगे 1813 के बाद ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी को वापस फ्रेंच को पकड़ा देंगे और फ्रेंच को बोलेंगे कि भाई इसके बाद तुम फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि अब से तुम हमारे अंडर रहोगे, यानी कि तुम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट सिस्टम के अंडर रहोगे। इवेंचुअली हम देखेंगे कि फ्रेंच जो हैं इनका बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होगा अब इंडिया में। कुछ जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं लिमिटेड एरियाज़ में, वहाँ पर इनका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे फ्रेंच को हराया, है ना। हमने ये भी देखा इन्होंने कैसे पुर्तगीज़ को भी हराया। अब बाकी यूरोपियंस में कौन बचे? एक तो आपके पास बचे डच बचे, और कौन बचे? और डेनिश बचे इंडिया में, ठीक है। तो डेनिश का तो हमने देखा पहले भी, ये बहुत ही स्मार्ट लोग थे, ठीक है। डेनिश बहुत ही स्मार्ट लोग थे। इंडिया में एंट्री से ही के टाइम से ही इनको पता था कि भारत में इनकी ज़्यादा दाल नहीं गलेगी, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे। इन्होंने कहा कि हम लोग भारत में एक जगह पे सेटल होंगे बंगाल में, और इस जगह का नाम था फेडरिक नगर, ठीक है, फेडरिक नगर। इसको एक और नाम से बोला जाता है, वो है श्रीरामपुर। श्रीरामपुर, श्रीरामपुर नाम से भी जाना जाता है इसको। तो डेनिश की एक ही परमानेंट कॉलोनी थी इंडिया में, वो थी ये फेडरिक नगर या फिर श्रीरामपुर, ठीक है। तो इनका ज़्यादा कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं ब्रिटिशर्स के साथ डेनिश का, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता था दाल नहीं गलेगी तो लड़ने का क्या मतलब है, चुपचाप एड़ा बन के पेड़ा खाओ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया एक ही परमानेंट कॉलोनी थी इनकी इंडिया में, वो थी श्रीरामपुर या फिर जिसको फेडरिक नगर भी कहते हैं। बाकी इनकी अगर देखें तो ऐसे फर्स्ट सेटलमेंट थी इनकी ट्रांकेवार में। फर्स्ट सेटलमेंट इनकी ट्रांकेवार में थी। ये आपका तमिलनाडु में है ट्रांकेवार, ठीक है, इधर कहीं होगा। और ये तंजौर के नज़दीक है, ठीक है, नियर तंजौर। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग टाइप के, कि किसकी लोकेशन कौन सी थी, ठीक है। तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांकेवार से ये लोग बंगाल को मूव कर जाएंगे, और बंगाल में ये अपना परमानेंट हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करेंगे श्रीरामपुर में, जिसको फेडरिक नगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेन्स जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ की यहाँ पर। ये बहुत से मिशनरीज़ को बुलाते थे यहाँ पर और काफ़ी काम करते थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए।
कोई भी बंगाल में अगर कोई कांड करता था तो हुगली में, चिंसुरा में, तो वो लोग भाग के यहाँ श्रीरामपुर आ जाते थे, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे फादरी है और फादरी उनको बचा लेगा, ठीक है। इवन कि जो वाइट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो लोग भी भाग कर इधर आते थे कुछ कांड कूंड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मिशनरीज़ की छत्तर छाया थी। तो हमने देखा कि ये लोग पहले ट्रांकेवार में एस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। 1615 के बाद डच लोग पहले ट्रांकेवार में एस्टेब्लिश होंगे और फिर श्रीरामपुर जाएंगे, आपका 1750s में जाएंगे श्रीरामपुर, ठीक है। और फिर लगभग 1840s में जो है डेन्स जो हैं वो श्रीरामपुर और ट्रांकेवार जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ठीक है। और फिर खुद चले जाएंगे भारत से ब्रिटिशर्स को ये जगहें देकर। तो अब हम देखेंगे डच को ब्रीफली। डेन्स को तो देख लिया हमने। तो हमने पहले देखा था पुरानी क्लासेस में कि एक डच पादरी, ठीक है, जिसका नाम था यूगेन, ठीक है, वो गोवा आया था 1580s में। 1580s में ये गोवा आया था और इसने वहाँ पे इंफॉर्मेशन कंपाइल की थी और फिर वो इंफॉर्मेशन यूरोप पहुँचाई थी। तो अब 1596 में एक डच ट्रेडर की एंट्री होगी जिसका नाम था कॉर्नेलियस हुटमैन, ठीक है। इसकी एंट्री होगी 1596 में और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाएगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले तो जो ये कंपनी है ये पोर्तुगीज़ से लड़ेगी आपका मलय पेनिनसुला में। मलय पेनिनसुला यानी कि आपका मलेशिया वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं मलय पेनिनसुला। और 1606 के पीरियड के अराउंड ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में करेंगे, मसूलीपट्टनम। और अपनी सेकंड फैक्ट्री ये एस्टेब्लिश करेंगे नागापट्टनम में, नहीं सॉरी निज़ामपट्टनम में, निज़ामपट्टनम। और ये दोनों जगहें आज के मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 1609 से 10 का जो पीरियड है उसमें ये अपना हेडक्वार्टर पुलिकत में बनाएंगे, ठीक है, पुलिकत में। और वहाँ पर ये साथ में गोल्ड कॉइन्स इशू करेंगे, गोल्ड कॉइन्स। और इन गोल्ड कॉइन्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या है? पगोड़ा, है ना, पगोड़ा। ये सूरत में भी एक्सपेंड करेंगे अराउंड 1616 के टाइम पीरियड में, 1616 में। फिर उसके अलावा भरूच, अहमदाबाद, गल्फ ऑफ खाम्बत वाला आपका रीजन है जिसको कैम्बे भी कहते हैं। और फिर उसके बाद ये 1641 के अराउंड भीमिलीपट्टनम वाले एरिया में आएंगे, है ना, भीमिलीपट्टनम। फिर 1645 में करईकाल। और फिर 1653 यानी 1653 में ये आएंगे चिंसुरा में, बंगाल के अंदर, ठीक है। चिंसुरा कहाँ पे है? बंगाल में। तो चिंसुरा जो है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस बन जाएगा बंगाल के अंदर। ये बिहार वाले रीजन में भी जाएंगे और फिर उसके बाद कोचीन वाले रीजन में भी जाएंगे। कोचीन वाला तो हमने ऑलरेडी एक बार पहले भी डिस्कस किया कि हमने देखा कि इन्होंने पोर्तुगीज़ से मालाबार वाला रीजन जीता था, पोर्तुगीज़ से इन्होंने मालाबार वाला रीजन जीता था। तो इनकी इम्पोर्टेंट कॉलोनीज़ इंडिया में दो ही जगह पे होंगी, डच की दो इम्पोर्टेंट कॉलोनीज़। एक तो होगी जो कोचीन वाला एरिया इन्होंने मालाबार में जीता पोर्तुगीज़ से, और दूसरा होगा नागापट्टनम। नागापट्टनम इंडिया की ऑलमोस्ट रख लो आप सदर्न टिप पर है ना, इधर है नागापट्टनम, नागापट्टनम। इनका इनिशियल हेडक्वार्टर तो पुलिकत में था। पुलिकत आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर रीजन में पड़ता है।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नागापट्टनम में शिफ्ट हो जाएंगे। नागापट्टनम आपका तमिलनाडु का लोवेस्ट एंड पर है। ओके। डच भी बहुत शांत लोग थे। जब ब्रिटिश अपने बेसिस एस्टेब्लिश कर रहे थे इंडिया में, तो डच ने ये ध्यान रखा कि इनका पंगा ना हो ब्रिटिशर्स के साथ। पर हाँ, आउटसाइड इंडिया इनकी फ़ाइट हो चुकी है दोनों के बीच। 1620s में इनकी फ़ाइट ब्रिटिशर्स और डच की हुई है साउथ ईस्ट एशिया में, और श्रीलंका को लेकर भी हुई है इनकी फ़ाइट उस पीरियड में। एक फ़ाइट में तो लगभग 10 ब्रिटिश ऑफिशियल्स मारे गए थे डच के द्वारा, और इसमें कुछ जापानीज़ भी मारे गए थे। इस इंसिडेंट को बोलते हैं अम्बोयना मैसेकर। ठीक है, अम्बोयना मैसेकर। तो इस एम्बोयना मैसेकर के बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था डच और ब्रिटिशर्स के बीच में, कि डच ने बोला कि हम इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आएंगे। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्रिटिश और डच के बीच ज़्यादा बड़े कन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे हमारे को इंडिया के अंदर। तो अराउंड 1605 के आसपास डच फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी आपका यहाँ पर मसूलीपट्टनम और निज़ामपट्टनम में। ठीक है, और अराउंड इसी टाइम ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए हैं 1608 के पीरियड में, है ना। डच की पहली फैक्ट्रीज अगर अराउंड 1605 हुई है, तो 1608 में ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए हैं। पर हम देखेंगे कि इनके बीच कन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा बहुत होगा 1620 और 60 के पीरियड के बीच में, पर फिर ये सेटल कर लेंगे अपने इस कन्फ्लिक्ट को। ये कहेंगे कि भाई तुम वहाँ खेलो, तुम साउथ ईस्ट एशिया में खेलो, और मैं यहाँ खेलूँगा, है ना। तो डच की दुकान भारत में लिमिटेड एरियाज़ में ही मिलेगी हमें देखने के लिए, और डच से ट्रेड भी लिमिटेड गुड्स में ही करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक पेपर में कर लेते थे ये ट्रेड, है ना। ब्लैक पेपर में इसलिए करते थे क्योंकि आज का जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। अभी भी इसको कहते हैं स्पाइस आइलैंड। तो ये साउथ ईस्ट एशिया पूरा आपका इंडोनेशिया से लेकर के मलेशिया वाला जो रीजन है पूरा। तो डच कहते थे भाई देखो यहाँ पे हमारी मोनोपोली है मसालों में, है ना, इधर। तो यहाँ से, और साथ में इंडिया में कोचीन वाले एरिया से भी वो ले जाते थे स्पाइसेस। कोचीन में भी होती हैं बहुत सारी स्पाइसेस उस एरिया में। तो ये लोग स्मार्ट लोग थे डच लोग, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स फिक्स्ड करके रखे थे, और ब्रिटिशर्स को बोला देखो हमें ज़्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, तुम तुम्हारा व्यापार करो, हम हमारा व्यापार करेंगे, है ना। तो इन्होंने लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर फोकस रखा था, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया आपका, फिर राइस हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, है ना। क्या क्या, टेक्सटाइल हो गया, राइस हो गया, इंडिगो है, और ब्लैक पेपर। तो डच कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी थी, और डच कंपनी आपकी फर्स्ट कंपनी थी जिसने यूरोप में शेयर इशू किए थे। शेयर इशूड इन यूरोप। ओके, ये पहली कंपनी थी जिसने यूरोप में शेयर इश्यूज किए थे। ये डच लोग सॉल्ट पीटर में भी ट्रेड करते थे। सॉल्ट पीटर अगर आपको पता नहीं क्या होता है, तो सॉल्ट पीटर गन पाउडर को बोलते हैं। ठीक है, गन पाउडर को सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ये लोग साथ में ओपियम में भी ट्रेड करते थे। ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करते थे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड यानी साउथ ईस्ट एशिया से मान लो इंडिया में लाएंगे, इंडिया से यूरोप में ले जाएंगे, फिर इंडिया से और दोबारा साउथ ईस्ट एशिया में ले जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में लाएंगे। मतलब एक मिक्स टाइप का पैटर्न बना दिया था इन्होंने, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड बोलते हैं। तो डच लोगों का माइंडसेट ये था कि हम लोगों को कन्फ्लिक्ट में नहीं आना, हमने ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को पीटा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में एक बार, अब हमें इंडिया में इनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक बार छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स होंगे इनके बीच बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स इनकी डच की पिटाई करेंगे, पर इवेंचुअली ये चीज़ भी सेटल हो जाएगी। दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होंगे 1700s ऑनवर्ड। ठीक है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होंगे 1700 के बाद। क्यों?
क्योंकि 1700 के टाइम में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का स्कोप तो नहीं था, पर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट का स्कोप था। क्योंकि डच की जो मोनोपोली थी स्पाइसेस में, साउथ ईस्ट एशिया में वगैरह, वो सब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी। साथ में डच ये भी देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं दिन ब दिन भारत के अंदर। तो बाय 1750s ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था कार्नेटिक वॉर में, ठीक है। तो और मिड 1750s में इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने बंगाल भी जीत लिया था। तो डच को ये रियलाइजेशन हो रही थी कि चीज़ें पलट सकती हैं। वो एग्रीमेंट जो हमने ब्रिटिशर्स के साथ 50-100 साल पहले किए हुए हैं, वो अब शायद काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हो चुके हैं कर्नाटक में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बंगाल में, और इनकी प्रेजेंस और भी कई छोटे मोटे शहरों में है थ्रू आउट इंडिया। जबकि डच बहुत ही लिमिटेड जगहों पे थे, जैसे कि नागापट्टनम हो गया और चिंसुरा हो गया और कुछ और छोटे मोटी जगह। वो भी उनमें से आधी तो कई बंद हो चुकी थी, जैसे सूरत की दुकान इनकी बंद हो चुकी थी डच की, बॉम्बे की दुकान बंद हो चुकी थी डच की। तो 50-100 साल पहले के आपके किए हुए एग्रीमेंट्स ज़रूरी नहीं कि आज भी काम करेंगे। उदाहरण के लिए एक टाइम पे यूएसए कहता था कि हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं, पर आज के टाइम में यूएस ताइवान के इशू पर फ्लेयर अप हो जाता है ना। तो डच ने 50-100 साल पहले एग्रीमेंट किया था, उस समय जो उनको रियलिस्टिक लगा वो उन्होंने वो एग्रीमेंट किया। पर बाय 1750s डच को अब समझ आ चुका है कि ब्रिटिशर्स ने प्लासी करके बंगाल में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, इन्होंने फ्रेंच को भी हरा दिया है। तो ऑब्वियसली डच को अब डर तो लगेगा ही। इन्हें पता था कि पुर्तगीज़ भी ख़त्म हो चुके हैं, डेन्स तो कुछ करेंगे नहीं सिवाय इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट के, है ना। श्री रामपुर में बैठे हुए हैं, बस क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, और तो ये कुछ करेंगे नहीं। पुर्तगीज़ तो हार चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि सभी यूरोपियन पावर्स को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया है। तो इनको लगा कि अब इनका नंबर भी आ सकता है, ब्रिटिशर्स इनको भी हटा सकते हैं। तो ऐसी इनसिक्योरिटी इनके अंदर आ गई। इन्हें लगा कि अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमें बाहर फेंक दिया जाएगा भारत से। तो इन सब सिचुएशंस में वॉन्डिवॉश से एक साल पहले, वॉन्डिवॉश में एक साल पहले जब फ्रेंच ऑलमोस्ट हारने की कगार पे आ चुके थे, उस समय डच को लगा कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो डच को रियलाइज़ हुआ कि वो हारने की कगार पे हैं इंडिया में, जैसे कि बाकी यूरोपियन पावर्स तो ऑलमोस्ट हार ही गई हैं, है ना। तो डच को रियलाइज़ हुआ अगर हम हारेंगे भारत में तो साउथ ईस्ट एशिया भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि भारत में जीतने के बाद ब्रिटिशर चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो डच ने प्लान किया कि वो अपने एम्पायर को इंडिया के अंदर रिवाइव करेंगे। 1750s में डच के पास ज़्यादा पॉलिटिकल बेस नहीं था इंडिया में, एक्सेप्ट नागापट्टनम, क्योंकि नागापट्टनम इन्होंने साउथ में रखा था क्योंकि यहाँ से इनको वेस्ट की तरफ जाने में इजी हो जाता था। दूसरा इनका बेस था चिंसुरा में, बंगाल के अंदर। वहाँ पे क्योंकि वो भी रिच एरिया था बंगाल का, तो इन्होंने वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट की हुई थी। तो अब इन्होंने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं। मद्रास को नागापट्टनम से जीतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मद्रास तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने ऐसा सोचा। तो इन्होंने ये भी देखा कि इससे पहले लैली और ड्यूप्ले ने ट्राई किया था मद्रास को जीतने का, पर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो इन्हें लगा कि अब एक ही रास्ता है कि हम बंगाल से कुछ करते हैं। तो डच देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। तो बंगाल में एक ऑफिशियल था जिसका नाम था मीर जाफ़र। इस मीर जाफ़र ने अपने राजा को धोखा दिया था, उसके साथ गद्दारी की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर। ये मीर जाफ़र जो है इंडियन हिस्ट्री का ट्रेटर है, जिसने अंग्रेज़ों की मदद की बंगाल में एस्टेब्लिश होने से, और फिर वहीं से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। तो ये जो मीर जाफ़र की कहानी है ये डच से जुड़ी हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बना दिया था। तो मीर जाफ़र जो है पपेट बन के रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, तो इसे सब कुछ वैसा करना पड़ता था जैसा रॉबर्ट क्लाइव बोलता था इसको करने के लिए। तो ये तो वो बंदा था जिसने सपना देखा था एक इंडिपेंडेंट नवाब बनने का, इसी वजह से तो इसने अपने राजा से गद्दारी की थी। तो इसको समझ आ गया मीर जाफ़र को कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ खेल रही है और इसे फ्रीडम नहीं दे रही है और इसे स्टेट चलाने नहीं दे रही है। तो मीर जाफ़र एक
राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था जिसमें ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सके। डच जो कि चिंसुरा में बैठे हुए थे उन्हें भी पता चला मीर जाफ़र के बारे में, और उन्हें लगा कि ये मीर जाफ़र नाम का बंदा हमारी मदद कर सकता है। वो होता है ना गैंग ऑफ फेलियर्स, डच भी फेलियर्स है, मीर जाफ़र भी फेलियर हैं, तो मिल के अपनी गैंग बना दी। तो दोनों ने प्लान किया और फिर रिवोल्ट कर दिया 1759 में। 1759 यानी 1759 में उन्होंने रिवोल्ट करने का प्लान किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता चल गया इसके बारे में, तो कंपनी ने कहा बेटा जाफ़र, मीर जाफ़र, अब तुम्हारा नंबर आएगा। और डच को भी बोला इन्होंने तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो ये सब से फिर बैटल ऑफ चिंसुरा की शुरुआत हुई। बैटल ऑफ चिंसुरा को हम बैटल ऑफ बेदारा भी कहते हैं ना, बैटल ऑफ चिंसुरा या फिर बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। तो इसमें फिर डच हार जाएंगे, ब्रिटिशर्स डच को 1759 में हरा देंगे बैटल ऑफ बेदारा के अंदर। इसको बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं। चिंसुरा क्या था? डच का हेडक्वार्टर था, ठीक है। इन द एंड हम ये देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट सभी यूरोपियंस को भारत के अंदर हरा दिया है और अपने आप को एज अ सोल यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया है। अब इन्हें हराने वाला कोई भी नहीं था। बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिंसुरा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ हुगली। इस समय पे ब्रिटिश जो है फ्रेंच के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, तो एक तरह से ये वाली सिचुएशन आपकी मल्टी डायरेक्शनल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इस टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, एक काम तो इनके पास ये था कि कीप नवाब ऑफ बंगाल इन चेक, नवाब ऑफ बंगाल इन चेक या फिर इन कंट्रोल, ठीक है। दूसरा इनको डच को हराना था बेदरा में, डिफीट डच इन बेदरा, ठीक है। फिर इनको वॉन्डी वॉश में फ्रेंच को हराना था, है ना, डिफीट फ्रेंच इन वॉन्डी वॉश। तो एक तरह से इस पीरियड पे ये सिचुएशन मल्टी डायरेक्शनल सिचुएशंस बनी हुई थी इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। अब भारत के अंदर कोई भी यूरोपियन नहीं बचा हुआ है डेनिश लोगों को छोड़ के, पर डेनिश लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमें तो ज़्यादा लड़ाई वगैरह नहीं करनी, हमें तो बस क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। तो डेन्स जो है वो लड़ेंगे नहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ऑलरेडी इंडिया में रहना है तो कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे से बना के रखनी है। तो पहला जो पार्ट है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का, वो अब यहाँ पे ख़त्म होता है। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ओवर अदर यूरोपियन पावर्स अब यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बाकी यूरोपियन से क्यों जीते, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो बाकी यूरोपियन से जीते। तो बाकी यूरोपियंस में भी मेन चैलेंज जो उनको दिया था वो फ्रेंच ने दिया था। तो क्वेश्चन आता है भाई, वाई ब्रिटिश वन ओवर फ्रेंच, ओके, वाई ब्रिटिश वन ओवर फ्रेंच, ये क्वेश्चन आता है अब हमारे सामने। तो ब्रिटिश जो हैं उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही डोमिनेटेड था कंपेयर टू फ्रेंच, और अगर हम बाकियों से भी कंपेयर करें डच और पुर्तगीज़ से भी, तो भी उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर था ब्रिटिशर्स का। पिछली क्लासेस में हमने देख लिया है कि वो पुर्तगीज़ से क्यों जीते थे ब्रिटिशर्स। अगर हम डच के केस की बात करें तो डच के केस में ये था कि डच को साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा फोकस करना था। बाकी यहाँ पे इंडिया में उन्होंने बेदरा की बैटल भी की थी डच ने। शायद अगर वो नहीं करते ये बैटल और चुपचाप एज अ पैसिव स्पेक्टेटर रहते तो वो शायद ज़्यादा समय तक रहते भारत में। इनफैक्ट जो साउथ ईस्ट एशिया उन्होंने कैप्चर किए थे रीजन, जैसे कि इंडोनेशिया कैप्चर किया था, मलेशिया कैप्चर किया था इन्होंने डच ने, तो डच की हालत आखिर में इतनी ख़राब हो जाएगी कि मलेशिया वो ब्रिटिश को दे देंगे, ठीक है। वो लोग मलेशिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर नहीं रख पाए डच लोग। तो 1824 से 25 के बाद, इस पीरियड में 1824 और 25 के पीरियड में
डच जो है मलेशिया और सिंगापुर का जो रीजन है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे, और अब इनके हाथ में सिर्फ मॉडर्न डे इंडोनेशिया रहेगा। कब तक रहेगा इंडोनेशिया इनके पास? मॉडर्न डे इंडोनेशिया इनके पास 1948 तक रहेगा। तो बाकी यूरोपियन पावर जो हैं इनमें सबसे बड़ा चैलेंज जिसने ब्रिटिशर्स को दिया वो थे फ्रेंच। अगर फ्रेंच शायद थोड़े और स्ट्रांग होते तो शायद इंडिया में फ्रेंच एम्पायर बनता, ना कि ब्रिटिश एम्पायर। पर फ्रांस की अपनी कुछ कमियां थी, कुछ फ्रांस के राजा की कमियां थी, कुछ फ्रांस के ऑफिशियल्स की कमियां थी। सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल डिफरेंस था वो था फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज की वर्किंग में। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग में काफ़ी डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? अब देखो, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मोनार्की ओरिएंटेड थी। इट वॉज मोनार्की ओरिएंटेड, यानी कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी में तो क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू किंग, अकॉर्डिंग टू किंग। और किंग क्या प्रेफर करता है? किंग तो यसमैनशिप प्रेफर करता है। यसमैनशिप यानी कि जो राजा की हाँ में हाँ मिलाएगा वो ही आगे बढ़ पाएगा, है ना। जबकि इंग्लिश कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी तो यानी कि ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, मोर एफिशिएंसी। ठीक है, मोर एफिशिएंसी, मोर ऑटोनॉमी, ओके, एंड ऑल्सो करेक्ट डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग। और कई बार प्राइवेट कंपनी है तो कई बार मेरिट को भी प्रमोट कर दिया जाता है ना। समटाइम्स मेरिट इज ऑल्सो प्रमोटेड। तो जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव जैसा बंदा, जिसके बारे में हम देखेंगे अभी आगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में राइज नहीं कर पाता अगर ईस्ट इंडिया कंपनी मोनार्की सिस्टम के अंदर होती। ठीक है, बाकी और जो फ्रेंच के इश्यूज थे वो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो प्रॉब्लम्स थे इनमें, एक तो ब्यूरोक्रेसी थी बहुत ज़्यादा, है ना, ब्यूरोक्रेसी, ओके। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन होगी बहुत ज़्यादा। और इन लोगों ने अपना मेन फोकस भी टेरिटरी के ऊपर रखा हुआ था, टेरिटरीज जीतने के ऊपर या टेरिटरीज एक्सपेंड करने के ऊपर। जबकि ब्रिटिशर्स ने अपने शुरुआती दौर में कभी भी टेरिटोरियल एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनका मेन ध्यान ट्रेड पर्सपेक्टिव से कॉलोनीज बनाने पर था, इनका मेन ध्यान ट्रेड पर था। इनको ये पता था जितना ज़्यादा ये ट्रेड करेंगे उतना इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी किए, फारूक सियार की मदद भी की, गोलकोंडा के राजा से गोल्डन फरमान भी लिया। तो ये सब ब्रिटिशर्स ने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मर्केंटाइल्स इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, यानी कि ट्रेडर्स के अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। जबकि फ्रांस के केस में अगर हम देखेंगे, एक और वीकनेस जो थी, इनके पास अच्छे ऑफिशियल्स की कमी थी। इनके पास सिर्फ एक दो ही अच्छे ऑफिशियल थे, जैसे कि ड्यूप्ले हो गया आपका। बाकी इनके जो दूसरे फालतू के ऑफिशियल थे, फालतू के ऑफिशियल्स में आपका लैली हो गया। ये बंदा तो ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस था, है ना, ही वॉज ओवर एम्बिशियस। जबकि ब्रिटिशर्स के पास अच्छे ऑफिशियल्स की कमी नहीं थी, इनके पास बहुत अच्छे ऑफिशियल्स के एग्जांपल हैं हमारे पास। रॉबर्ट क्लाइव हो गया, है ना, आपका स्ट्रेंजर लॉरेंस हो गया, स्ट्रेंजर लॉरेंस वो बंदा था जिसने सेकेंड कार्नेटिक वॉर में त्रिची को कैप्चर किया था, है ना। फिर आपका आयरी कूट हो गया, जिसने बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में फ़ाइट की थी, आयरी कूट। तो अच्छे ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के पास। ऑल्सो जो फ्रांस था, फ्रेंच कंपनी, इनके पास पैसों की कमी थी। इनफैक्ट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में मॉरिशियस से हेल्प आई थी फ्रेंच की भारत के अंदर, क्योंकि मॉरिशियस भी उस समय फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है, पर जब ट्रांजिशन हुआ इनका सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, उस टाइम कोई आउटसाइड हेल्प नहीं आई थी इनके पास। प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच ने जो है बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट्स खोल के रखे हुए थे।
जैसे कि इंडिया में भी लड़ रहे थे ये, यूरोप में भी थे, अमेरिका में भी थे, और ऊपर से पैसा नहीं था इनके पास, है ना। और आर्मी भी सिर्फ एक ही थी। अमेरिका में जो लोग लड़े वो अमेरिकन लोग लड़े, ब्रिटिशर्स की तरफ से अमेरिकन लोग लड़े, जिनको थोड़ा बहुत ब्रिटिश आर्मी की हेल्प मिली हुई थी। जबकि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना थी, ना कि ब्रिटेन के राजा की सेना थी। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना लड़ रही थी, ब्रिटेन के राजा की सेना नहीं थी वो। और अमेरिका में भी अंग्रेज़ों की तरफ से अमेरिकन लोकल लोग लड़ रहे थे। पर जहाँ कहीं भी फ्रेंच लड़ रहे थे वो किंग की ही आर्मी लड़ रही थी। तो यानी कि फ्रेंच आर्मी में तो लिमिटेड सोल्जर्स ही होंगे ना, वो तो हर जगह डिवाइडेड होंगे, कुछ यूरोप में होंगे, कुछ इंडिया में लड़ रहे हैं, कुछ अमेरिका में लड़ रहे हैं। तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो अगर आप इतनी सारी मल्टीपल जगहों पे लड़ाई करोगे तो। और ऊपर से फ्रांस का जो राजा था वो एब्सोल्यूट था, एम्बिशियस था, ठीक है, वो रिफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी पॉलिसीज़ कमज़ोर थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग थी, वहाँ पे मेरिट को प्रमोट किया जा रहा था। ऑल्सो ब्रिटिशर्स को प्लासी और बेदरा जो उन्होंने जीती थी वहाँ की एडवांटेज भी मिल रही थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऑफिसर्स रिस्क टेकर्स भी थे, वो रिस्क ले रहे थे, है ना। पर जबकि फ्रेंच के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी, और आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेसी में नॉर्मली रिस्क नहीं लिया जाता। और तो और ब्यूरोक्रेसी की वजह से आप लोगों ने ड्यूप्ले जैसे ऑफिसर को वॉर के बीच में ही वापस बुला लिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जेलस हो रही थी ड्यूप्ले से कि ड्यूप्ले और ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बाकी और प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच लोग ज़्यादा कंसोलिडेट भी नहीं कर पाए थे, उनके सिर्फ दो ही मेन बेस थे इंडिया में। एक तो चंद्रनगर हो गया बंगाल के अंदर, वो भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, और दूसरा आपका पौंडीचेरी हो गया। पर पौंडीचेरी के बियॉन्ड वो लोग ज़्यादा जा नहीं पाए। सेम थिंग डच के साथ भी हुई थी, वो लोग नागापट्टनम के बियॉन्ड ज़्यादा जा नहीं पाए। सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे जिनके 3-4 स्ट्रॉन्ग बेसिस थे, अगर एक गिर जाता तो दूसरे से हेल्प आ जाती थी। जैसा कि प्लासी से पहले हुआ, उस समय पे ये 1756 में बंगाल इनके हाथ से चला गया था। तो फिर इन्होंने मद्रास से आर्मी भेजी थी बंगाल को फिर से जीतने के लिए। उन्होंने मद्रास से यानी कि फोर्ट विलियम से आर्मी भेजी हुई थी। बाकी खैर हम बाद में देखेंगे अभी प्लासी की वॉर के बारे में। और फ्रांस के केस में लिमिटेड बेसिस थे, कम फाइनेंशियल पावर थी इनके पास। इनफैक्ट जब लेली भारत में आया तो इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था सैलरी देने के लिए। तो सोल्जर्स तो पैसे के लिए ही काम करेंगे ना, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी उनको। क्योंकि अगर इन्होंने इंडियन सोल्जर्स जो अपॉइंट किए हुए थे फ्रेंच आर्मी में, अब उनके अंदर ऐसा तो है नहीं इंडियन सोल्जर्स के अंदर कि फ्रांस के लिए उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना होगी कि भाई वो नेशनलिज्म की मोटिवेशन की वजह से लड़ाई लड़ेंगे। उनके लिए तो सिर्फ पैसा ही था ना इंडियन सोल्जर्स के लिए। तो फ्रांस के सिर्फ दो ही अच्छे लीडर थे, है ना। एक हमने देखा, एक फ्रैंको मार्टिन था जिसने पौंडीचेरी की एस्टेब्लिशमेंट की थी, फ्रैंको मार्टिन। और दूसरा हमने देखा ड्यूप्ले था। तो जब अच्छे लीडर नहीं हो तो हम ये देखेंगे कि फ्रांस जो था वो लूजिंग साइड पर था। ये सिर्फ समय की बात थी कि कब ब्रिटिशर्स उनको हरा देंगे। और ये कब हुआ, कब हराया उनको, ये फाइनली इनको हराया बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में, जो कि थर्ड कार्नेटिक वॉर का पार्ट है। और थर्ड कार्नेटिक वॉर किस चीज़ का आउटकम थी? ये आउटकम थी 7 ईयर्स वॉर का, जो कि अमेरिका में हुई थी। तो अगर हमारे सामने अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड हैड बीन इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंडिया इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश, अगर फ्रेंच इंडिया में जीतते ब्रिटिशर्स की जगह तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था भारत के ऊपर। तो फ्रांस ने लिमिटेड इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है पौंडीचेरी में, माहे में, करैकाल में, यनम में। तो हम इन एक्सपीरियंसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बाकी हम अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस दोनों द्वारा गवर्न किया गया था। आप अफ्रीका की कॉलोनीज़ को भी कंपेयर कर सकते हो इस एनालिसिस के लिए। फ्रेंच भारत में नहीं जीते एक तरह से इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि इंडिया अगर फ्रेंच कॉलोनी बनता तो शायद नॉर्थ अफ्रीका की तरह इंडिया के 2 की जगह मल्टीपल डिवीजन्स हो जाते। क्योंकि फ्रांस के केस में सिविल वॉर होने की
पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा थी इंडिया में कि इंडिया में सिविल वॉर्स हों बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। तो ब्रिटिशर्स की रूल में भी हुए सिविल वॉर्स वगैरह या कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े, पर ये कम हुए। अगर फ्रांस होता तो शायद ये झगड़े ज़्यादा होते। फ्रेंच का इम्पैक्ट लिमिटेड एरियाज़ में देखने को मिलता है हमें, पौंडीचेरी में भी, जैसे कि सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट और क्रिश्चियनिटी को फैलाने का इम्पैक्ट भी, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा पौंडीचेरी के अंदर। फ्रांस जो है ट्रेडिशनली एक मोनार्क था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कंटिन्यूस रेवोल्यूशन हुई। ऑलमोस्ट 1780 के पीरियड से लेकर के 1870 तक का जो पीरियड था, 1780 से लेकर के 1870 तक का जो पीरियड था, इसमें फ्रांस जल रहा था, क्योंकि फ्रांस में पॉलिटिकल क्राइसिस चला हुआ था। और जब मदर कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस हो तो कॉलोनीज़ पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मदर कंट्री अपनी कॉलोनी का ध्यान नहीं रख पाएगी। जबकि ब्रिटेन के केस में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी तो वहाँ पर स्टेबिलिटी थी। ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में जुल्म किए, पर कंसिडरेबली उन्होंने फ्रेंच के मुकाबले कम जुल्म किए हैं, अगर हम फ्रेंच कॉलोनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयर करेंगे तो। और सेम स्टोरी पुर्तगीज़ के साथ भी है। पुर्तगीज़ ने भी गोवा को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, कल्चरली एक्सप्लॉइट किया, सोशली एक्सप्लॉइट किया, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर्स द्वारा इस लेवल तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था इंडिया में। तो अब हमने देखा कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओवर यूरोपियन पावर्स था वो पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इनफैक्ट इसकी शुरुआत हो चुकी है जब ये फ्रेंच और डच को हराया इन्होंने। उस समय पर बंगाल जो है वो ऑलरेडी पार्शियली इनके अंडर आ चुका था, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो अब हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रिंसली स्टेट्स फॉर्म कैसे हुए। तो इसके लिए हमें पहले लेटर मुगल्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अब तक देखा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया देखा हमने। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में भी हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर यूरोपियन पावर्स देखा है ना। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर यूरोपियन पावर्स, इसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हराया, किसको हराया, पहले तो इन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया है ना, फिर इन्होंने डच को भी हराया, फिर इन्होंने फ्रेंच को भी हराया, फिर बचे डेन्स। पर डेन्स को इन्होंने हराया नहीं, क्योंकि डेन्स ने लड़ाई ही नहीं की इनसे, पर डेन्स ने इनको सरेंडर कर दी थी बाद में अपनी कॉलोनी। तो जब ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे उस समय पे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर अदर यूरोपियंस ये पॉसिबल क्यों हो पाया? ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जब ये लोग लड़ रहे थे उस समय पे इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। इंडियन जो राजा थे वो लोग रेडी थे यूरोपियन हेल्प लेने के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ये लोग यूरोपियन हेल्प लेने के लिए भी तैयार थे। ऑल्सो हमने देखा कि इस समय इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, तो इस वजह से दोनों ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को एडवांटेज थी। 1707 तक हम देखेंगे कि सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया के अंदर मेनली मुगल्स थे, पर औरंगज़ेब की डेथ के बाद हम देखेंगे कि रीजनल स्टेट्स की शुरुआत शुरू हो जाएगी, रीजनल स्टेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। मुगल्स भारत में 1526 में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई है, तो इसका मतलब मुगल्स पहले आ चुके हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल कोर्ट जाएगी ट्रेड के लिए परमिशन लेने के लिए। तो यूरोपियंस में सबसे पहले भारत में पुर्तगीज़ आए थे, ठीक है। पुर्तगीज़ आए थे आपका 1498 में, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर इसके बाद इंग्लिश आए थे और उसके बाद फ्रेंच आए थे। तो ये सब अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। और दूसरी तरफ 1526 में
मुगल्स आए थे और उसके बाद मुगल्स ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। तो मुगल्स का पहला जो पीरियड है वो था 1526 से लेकर के 1707 तक का पीरियड। इस पीरियड में यूरोपियंस की हिम्मत नहीं होती थी आपस में लड़ाई करने की। अगर छोटी मोटी लड़ाई करते भी थे तो इनकी ये कोशिश होती थी कि राजा, मुगल राजा को पता ना चले, क्योंकि कई मुगल राजा ऐसे थे जो इनको आपस में लड़ने या फिर कन्फ्लिक्ट होने नहीं देते थे, क्योंकि इनका मानना ये था, मुगल राजा का मानना ये था कि यहाँ के सबसे बड़े गुंडे हम हैं। तो मुगल किंग्स का जो ये पीरियड था 1526 से लेकर के 1707 तक का, इसमें हमें जो मुगल राजा देखने को मिलेंगे वो बाबर है, हुमायूं है, फिर अकबर आया, ठीक है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर फाइनली औरंगज़ेब। इस पीरियड में, इन सब के पीरियड में यूरोपियंस ने एड़ा बन के पेड़ा खाया। ये सब चुपचाप बैठते थे इन सब के पीरियड में। पुर्तगीज़ ने तो यहाँ तक कि मुगल्स के साथ अच्छे रिलेशंस भी एस्टेब्लिश किए हुए थे। यूरोपियंस बहुत स्मार्ट थे, इनको पता था उस समय की भारत के अंदर की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। इनको पता था कि मुग़ल किंग्स बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ये लोग ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अपने पॉलिटिकल एम्पायर को भारत के अंदर। तो इसलिए चुपचाप वो व्यापार करते थे और व्यापार के बदले मुग़ल राजा को रेवेन्यू भी देते थे या पैसे भी देते थे टैक्सेस के तौर पर। तो 1707 ऑनवर्ड क्या होगा कि मुगल्स का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स जो है ये औरंगज़ेब की डेथ के बाद पावर में आएंगे और ये 1707 से लेकर के 1857 तक पावर में रहेंगे। इनकी पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी और हम ये देखेंगे कि इनका कन्फ्लिक्ट भी होगा यूरोपियंस के साथ और बाद में ब्रिटिशर्स डोमिनेंट पोजीशन पर राइज करेंगे। लेटर मुगल्स जो हैं वो ज़्यादा दिल्ली के बाहर नहीं जा पाएंगे अपने समय में, और लेटर मुगल्स के समय पे ही मुग़ल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन होगी। एक ऐसा एम्पायर जो सोचो आप, जो कि आपका था, मतलब पूरे लगभग नॉर्थ इंडिया से लेकर के इधर, मतलब ऑलमोस्ट इसका आपका ये पूरे रीजन में ही था मुग़ल एम्पायर, है ना, इधर। तो सोचो इतना बड़ा ये एम्पायर अब स्लोली स्लोली टूटने की शुरुआत होगी इसकी 1707 के बाद। 1707 के बाद रीजनल स्टेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। मुग़ल किंग्स दिल्ली तक सीमित रहेंगे और यूरोपियंस अपनी नालायकी पे उतर आएंगे। तो 1707 के बाद लेटर मुगल्स आएंगे जो पॉलिटिकली कम पावरफुल होंगे। ये लोग अपने डिक्लाइन में जाएंगे मुगल्स, और ये लोग इसलिए डिक्लाइन में जाएंगे क्योंकि अब इनके ऑफिशियल जो हैं, इनके सूबेदार जो हैं, वो इनके सामने शक्तिशाली बनने लगेंगे। इसकी वजह से नए किंगडम्स की शुरुआत होगी। इन नए किंगडम्स में से कुछ तो मुग़ल किंगडम के ही पार्ट थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो राज्य मुग़ल किंगडम के पार्ट थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे, उसका एग्ज़ाम्पल है हमारे पास बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है और कर्नाटक है, ठीक है। तो बिटवीन 1707 टू 1750s 3 पॉलिटिकल कंडीशंस राइज होंगी। वो ये कि एक तो होगा नंबर 1 आपका डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स। नंबर 2 emergence of new kingdoms, emergence of new kingdoms। और नंबर 3 within European powers East India Company will establish its supremacy in
इन यूरोपियन पावर्स के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करेगी। और ये करने के बाद, अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के बाद, यूरोपियन पावर्स के अंदर अब ये पंगा लेगी किससे? एक तो जो नए किंगडम्स एमर्ज हुए हैं इनसे, और साथ में लेटर मुगल से भी ये पंगा लेगी। तो अगर इंडिया में एक पावरफुल सेंट्रलाइज किंगडम होता मुगल का, तो ये स्मॉलर छोटे मोटे किंगडम जो है ये निकल के नहीं आते, और ना ही यूरोपियंस की हिम्मत होती आपस में लड़ाई करने की और एम्पायर बिल्ड करने की। तो ये है आपकी सेकंड पार्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन किंगडम्स, इसकी थीम। ठीक है, ये जो हमने अब तक डिस्कस किया ये है सेकंड पार्ट की थीम। सेकंड पार्ट यानी कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडियन किंगडम्स। और अब तक हमने जो ऑलरेडी पढ़ लिया वो था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर यूरोपियन पावर्स। ओके, तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर जो इंडियन किंगडम्स होगा ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये इंडिया में बंगाल से शुरुआत होगी इसकी, और बंगाल में 2 बैटल से शुरुआत होगी इसकी। पहली बैटल ऑफ प्लासी जो कि आपकी 1757 में हुई, और फिर बैटल ऑफ बक्सर जो कि आपकी हुई 1764 में। इन दोनों बैटल्स की वजह से इन लोगों ने बंगाल को कंसोलिडेट किया। दे कंसोलिडेटेड बंगाल। ठीक है, बक्सर तो आपका डेथ नेल थी मुग़ल एम्पायर के। इंडिया में मुग़ल एम्पायर के लिए डेथ नेल का काम किया है बैटल ऑफ बक्सर ने। डेथ नेल टू द मुग़ल एम्पायर। और बक्सर के बाद क्या होगा कि मुग़ल एम्पायर भी कंपनी के अंडर आ जाएगा। ऑल्सो बैटल ऑफ बक्सर की वजह से एक और स्टेट का डिक्लाइन होगा। इट विल लेड टू डिक्लाइन ऑफ अवध स्टेट। ठीक है, तो बक्सर और प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स ने सिर्फ बंगाल नहीं जीता था, पर ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया से लेकर के ईस्ट इंडिया का रीजन इन्होंने जीता था बक्सर की वजह से। इधर का ये पूरा रीजन इन्होंने जीता था। ठीक है, तो 1764 के बाद अब ब्रिटिशर्स इसके बाद साउथ जाएंगे और साउथ में मैसूर पर फोकस करेंगे, क्योंकि अब इनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैसूर स्टेट को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो 1766 से लेकर के 99 तक एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कब से लेकर कब तक? 1766 से लेकर के 99 तक एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अब ब्रिटिशर्स मैसूर को हराएंगे। तो 1766 से लेकर के 99 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में ये जाएंगे साउथ में मैसूर को हराने के लिए। इट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। और इसमें भी ये अब 4 युद्ध लड़ेंगे, और मैसूर के साथ ये 4 युद्ध लड़ेंगे। मैसूर को हराने के लिए ब्रिटिशर्स कर्नाटक की हेल्प लेंगे, हैदराबाद स्टेट की हेल्प लेंगे। ये दोनों तो ऑलरेडी इनके अंडर थे ही, पर इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ऑल्सो मराठास की हेल्प भी लेंगे मैसूर को हराने के लिए। हैदराबाद और कर्नाटक तो हमने देखा कि 1750s में आ चुके थे ब्रिटिशर्स के अंडर, है ना, कर्नाटक वॉर्स के समय पे। तो एक तरह से ये इन तीनों की हेल्प लेंगे मैसूर को हराने के लिए। तो अगर मैसूर आप रख लो इधर जैसे है, तो कर्नाटक इधर था, कर्नाटक की हेल्प होगी, हैदराबाद की हेल्प होगी मैसूर को हराने के लिए, और फिर मराठास भी हेल्प करेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है वो काफ़ी स्मार्ट थे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मराठास के साथ ट्रीटी कर ली कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम हमारे कॉमन एनिमी मैसूर से लड़ेंगे। इन्होंने प्लान किया कि पहले हम मैसूर को हराएंगे, फिर मैसूर को हराने के बाद हम मराठास को हराएंगे। इन्होंने ऑलरेडी एक बैटल तो लड़ी थी मराठास के साथ 1775 के पीरियड में। ठीक है, 1775 में इन्होंने एक बैटल लड़ी थी मराठास के साथ, पर फिर उसके बाद इन्होंने लंबा ब्रेक लिया, और फिर उस लंबे ब्रेक के बाद ये 1803 से लेकर के 1815 के पीरियड में मराठा से लड़ेंगे।
तो हम देखेंगे कि एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ये इंडियन किंग्स की ही हेल्प लेंगे और बाकी इंडियन किंग्स को हराने के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि इन्होंने हैदराबाद की हेल्प ली, ठीक है, प्लस कार्नेटिक की हेल्प ली, ठीक है, प्लस मराठास की हेल्प ली। किस चीज़ के लिए? ये इन्होंने ली मैसूर को हराने के लिए, ठीक है। फिर मैसूर को हराने के बाद मराठा को इन्होंने आइसोलेट किया और फिर उसके बाद इन्होंने मराठास को हराया। फिर वैसे ही अब मराठास को हराने के बाद अब इंडिया में राजपूत किंग्स आइसोलेट हो चुके थे, तो इन्होंने उन राजपूत किंग्स को कहा कि अब तुम्हें भाई हमारे साथ ट्रीटीज साइन करनी पड़ेंगी। तो बाय 1813, ठीक है, राजपूत किंग्स भी ऑलमोस्ट इनके अंडर आ चुके थे। तो इस तरह से इन्होंने आज के नॉर्थ इंडिया के रीजन को अपने अंडर ला लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें थोड़ा भारत से बाहर जाना चाहिए, तो इन्होंने कहा अब हम सिंध, अफ़गान और पंजाब इस तरफ जाना चाहते हैं। पर किसी ने कहा रुको, वहाँ तो रंजीत सिंह है, वो हमारी पिटाई कर देगा, तो चलो फिर अब हम ईस्टर्न पार्ट में फोकस करते हैं। तो फिर इन्होंने नेपाल पर अटैक किया और बाय 1816 नेपाल पर इनका इनडायरेक्ट रूल हो गया था, नेपाल इनके अंडर आ गया था। फिर उसके बाद ये फिर से कहते हैं कि अब किधर जाएं? बोला पंजाब की तरफ जाएं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो रंजीत सिंह है वहाँ पे और अफ़गानिस्तान भी काफ़ी मुश्किल है, तो फिर अब क्या करें? तो फिर एक काम करते हैं, हम डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश करते हैं। तो एक साइड पे ये डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश करेंगे पंजाब, सिंध, ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ, और दूसरी साइड ये एक्सपेंशन प्लान करने के लिए आउटसाइड इंडिया जाएंगे और फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे। अब ये आसाम और बर्मा की तरफ जाएंगे। तो फ्रॉम 1820s ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया कंसोलिडेट करें, पर ये ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि उधर रंजीत सिंह है, तो इन्हें उससे डर लग रहा था। तो ये फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब ये जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। और 1824 से 26 के बीच, 1824 से 26 के बीच ये बर्मा जाएंगे, ठीक है। फिर 1830s में ये आसाम को अपने अंडर लेंगे। कम्प्लीटली तो नहीं लेंगे 1830s में, पर कुछ हद तक ले लेंगे। और फिर 1870s तक आसाम कम्प्लीटली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ जाएगा। तो 1830s में अब देखेंगे कि ये हमने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया है। बस एक रीजन बचा है। कौन सा रीजन? पंजाब, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और सिंध वाला रीजन बचा हुआ है। तो इन्होंने बोला अब हम उधर जाते हैं क्योंकि बाकी सब तो हमारे अंडर आ गया है। तो इन्होंने कहा अब क्या करना है? तो अब इन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक करने का प्लान बनाया और कहा कि अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के लिए हम पंजाब की हेल्प लेंगे। क्यों? तो फिर पंजाब में क्योंकि रंजीत सिंह है, तो रंजीत सिंह की इन्होंने हेल्प ली, उससे दोस्ती की, फिर अफ़गानिस्तान पर हमला किया। वैसे अफ़गानिस्तान ये जीत तो नहीं पाए, पर फिर ये थोड़ा इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। अब हम रंजीत सिंह को समझने की कोशिश करते हैं। और बैकग्राउंड में इसी पीरियड में 1830s में ये सिंध में एंट्री करेंगे और बाय इनिशियल 1840s ये लोग सिंध को एनेक्स कर लेंगे। तो एक तरफ तो ये सिंध को एनेक्स करेंगे, फिर बस एक राज्य बचा था, वो था पंजाब। तो होगा ये कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी। और अगले 9 सालों में बाय 1848 पंजाब वॉज मेड पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये इवेंट जिसकी शुरुआत 1757 में प्लासी से शुरुआत हुई थी, वो अब रुकेगा नहीं। वो धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों में भी फैलेगा और इस तरह ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होगा। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इन सभी स्टेट्स के बारे में डिटेल में। तो एक प्रश्न खड़ा उठता है हमारे सामने कि क्या ये एक प्लैन्ड कॉन्क्वेस्ट था? क्या ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्ज़ा करना एक प्लैन्ड कॉन्क्वेस्ट था? अलोंग दिस कॉन्क्वेस्ट हम देखेंगे कि कई ऑफिशियल्स आएंगे, कई स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल देखेंगे हम देखेंगे कि कई लॉज बनाए गए जिनसे भारत का कॉन्क्वेस्ट किया गया।
तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये कॉन्क्वेस्ट कर रही है तो आप गलत हो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी जो भारत पर पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट कर रही थी, बल्कि ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट था। अगर आप उदाहरण के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें एक प्रोविज़न है कि ब्रिटेन में जो अथॉरिटी जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को देखती थी, उसको रन करती थी, वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पर अब पहले थी ये अथॉरिटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रन करती थी ब्रिटेन में बैठे बैठे, ये थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पर पिट्स इंडिया एक्ट ने एक नई अथॉरिटी बनाई इसके ऊपर। इस न्यू अथॉरिटी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो नई अथॉरिटी थी, इसको कहा गया कि तुम्हें अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं, जबकि ट्रेड एंड कॉमर्स के डिसीजंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाएंगे। और दोनों की दोनों ये ऑर्गेनाइजेशंस लंदन में थी। तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कि अब से गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबऑर्डिनेट होगा। तो 1784 के बाद जो भी कॉन्क्वेस्ट हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपकी जो भी कहानी है मैसूर को ख़त्म करने की, मराठास को ख़त्म करने की, अलग अलग जगहों पे अपने किंगडम्स को हटाकर कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट करने की, ये सब एक स्टैच्यूट के अंदर किया जा रहा था, ये सब एक लॉ के अंदर किया जा रहा था। ठीक है, it was all being done by the Parliament of Britain. The Parliament used to pass laws to appoint different governors. पार्लियामेंट ही था जो अलग अलग लॉज पास करता था, पार्लियामेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करता था। ये गवर्नर भारत आते थे, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आते थे? ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ आते थे। और इस पूरे समय पे लेटर मुगल्स कुछ भी नहीं कर पाए, और इसका रिजल्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेशन। 2017 के मेंस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि एस्टेब्लिश दैट इंडिया वाज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड इन 18th सेंचुरी। आपको एस्टेब्लिश करना है कि 18th सेंचुरी में इंडिया पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन का पॉइंट है, ये आप ब्रिटिश और मुग़ल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर कर सकते हो। हमने देखा कैसे मुग़ल्स की डिसइंटीग्रेशन हो रही थी इस पीरियड में, लेटर मुग़ल्स की, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द किंग्स। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भारत पॉलिटिकली फ्रेगमेंट हो रहा था। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।